Ladies and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में, या फिर थूक के माथा में छेद कर देंगे। इनमें से एक ना एक डायलॉग आपने एक ना एक बार अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा। जब कोई अंग्रेज या फिर इंडिया के बाहर रहने वाला व्यक्ति बिहार में बोलता है तब लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन वहीं पे अगर कोई बिहारी में बात करता है तब लोग कहते हैं कि ये तो गवार है, अनपढ़ है, गरीब है। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? बिहार के लोग बिहार में कम और बिहार के बाहर ज्यादा रहते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि उनको एम्प्लॉयमेंट ढंग का नहीं मिल पाता, और इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, और उनके साथ साथ जो बिहार की गवर्नमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आखिर क्यों बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं, क्यों बिहार के अंदर इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और बिहार को आखिर बर्बाद किसने किया। और जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग भी है, क्योंकि बिहार के जो हालात अभी हैं ऐसे कभी हुआ ही नहीं करते थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो दोस्तों, आपने अक्सर एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, एक बिहारी सब पर भारी। वैसे तो इस कहावत को यहाँ के टॉप क्लास IAS, IIT और IIM ग्रेजुएट सच साबित करके दिखाते हैं, लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद इस स्टेट में कोई भी अच्छी इंडस्ट्रीज आना क्यों नहीं चाहती? वैसे तो बिहार की जनता जब भी CM नीतीश कुमार से पूछती है कि यहाँ बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आती, तो इसमें CM नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक एरिया है, जहां पर पोर्ट ना होने की वजह से मेजर इंडस्ट्रीज स्टेट से दूर भागती हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार का ये बयान पूरी तरीके से सच को बयां करता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे और भी कई सारे स्टेट्स हैं जो कि लैंड लॉक होने के बावजूद कंपनीज की पहली पसंद बनी हुई है। तो आखिर क्या है असली सच्चाई बिहार में मेजर इंडस्ट्रीज के ना होने का? चलिए सबसे पहले इसे डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्रीज के पास पोर्ट मौजूद होने से उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे उनको एक बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलती है, जिसके जरिए वो आसानी से मरीन रूट्स को एक्सेस करके हर तरह के मटेरियल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत कम खर्चों में कर सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत कंपनीज आजकल उन इलाकों में भी अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना पसंद कर रही है जहां पर पोर्ट कोसों दूर हैं। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को ही ले लेते हैं। राजस्थान सरसों, राई, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वहीं दूध व मसालों का इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। साथ ही साथ अलग अलग तरह के वहां पर 40,000 से भी ज्यादा छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर एस्टेब्लिश हैं, जिसमें टेक्सटाइल हो गई, सीमेंट हो गई और ऑटो सेक्टर जैसे कई सारे इंडस्ट्रीज वहां पर शामिल हैं। अब हरियाणा की बात करें तो ये राज्य सालों से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है, और IIT के फील्ड में भी इसने काफी तेजी से ग्रो किया है। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो वे गेहूं का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, लेकिन यहाँ पर IIT कंपनीज, लेदर वर्क, सेमीकंडक्टर और स्पोर्टिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि इंडस्ट्रीज बिहार में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां पर पोर्ट नहीं है, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। पर दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बिहार हमेशा से इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतना दूर नहीं था। अगर हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो पता चलता है कि जब ब्रिटिशर्स का शासन था और आजादी से पहले उनके जो लास्ट के 10 से 20 साल का शासन था, उस टाइम पे बिहार इतना ज्यादा गरीब नहीं हुआ करता था, और बिहार एक मेजर ट्रेडिंग हब के नाम से जाना जाता था, क्योंकि असल में बिहार फर्टाइल लैंड से रिच था और यहाँ धान, गेहूं की खेती बहुत बड़ी संख्या में की जाती थी। इसके अलावा बिहार में शाही लीची, मखाना और अमरूद जैसे कई सारे फ्रूट्स देश से लेकर विदेशों में भी काफी फेमस थे,
जिसकी सप्लाई पहले काफी बड़े लेवल पर की जाती थी। वहीं आजादी के बाद जहां देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन लगभग ना के बराबर था, वहीं बिहार और वेस्ट बंगाल पूरे देश के इंडस्ट्रियल स्पॉट हुआ करते थे, क्योंकि एक्चुअली में बिहार के अंदर काफी बड़ी मात्रा में मिनरल्स भी मौजूद थे। इसलिए कंपनीज इन माइंस के करीब लोकेट होना चाहती थी, ताकि रॉ मटेरियल और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में उन्हें जो ज्यादा समय और पैसे खर्च होते थे वो कम करना पड़े। इनफैक्ट बिहार में पूरे इंडिया का 40% शुगर बनता था और इंडिया के साथ देश विदेश में भी शुगर को एक्सपोर्ट किया जाता था। और वहीं दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ बिहार की तरफ जा रही थी, वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही थी, इसीलिए उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए और माल ढोने में लगने वाले खर्चों पर सब्सिडी देने लगे। अब जाहिर सी बात है कि सब्सिडी पाने के बाद कंपनीज इंडिया में जहां बाकी जगह पर माइंस वाले स्टेट हैं, वहां का भी रुख करने लगी और इंडस्ट्रीज पूरे देश में अब कहीं पर भी स्टेब्लिश हो सकती थी। अब इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज वहां पर पहले से मौजूद थी, वो भी खराब पॉलिसी की वजह से और कई दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से बंद होती चली गई। इस तरह से बिहार की वो इमेज जो ब्रिटिश शासन के टाइम पे हुआ करती थी, वो वक्त के साथ खराब होती चली गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 40 से 50 सालों में बहुत से ऐसे स्टेट या शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जो डेवलपमेंट के मामले में पहले काफी पीछे हुआ करते थे। लेकिन फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर बिहार में ये बदलाव क्यों देखने को नहीं मिला। असल में दोस्तों, इसके पीछे कई सारे मेजर रीजंस हैं, जिसमें पहला रीजन है करप्शन, स्कैम, घोटाले। क्योंकि दोस्तों, जब बिहार में चीनी मिल ढंग से काम कर रही थी, लेकिन एकाएक देखा गया कि बिहार गवर्नमेंट इस चीनी मिल को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, अपने तरीके से इसको चलाना चाहती थी। और नतीजा ये हुआ कि जब भी कोई चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाती है तो वहां पे करप्शन बढ़ने लगता है। ये सब आप लोगों को पता ही होगा। और वही हुआ कि चीनी मिल के अंदर करप्शन और बड़े बड़े घोटाले होने शुरू हो गए और धीरे धीरे करके ये चीनी मिल ठप पड़ गई। तो ये तो सिर्फ शुगर मिल की बात हो गई दोस्तों। और वहीं अगर बात करें कि आखिर बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आना चाहती, या फिर जब भी वो आने की कोशिश करती है तो वो सेटअप क्यों नहीं कर पाती, तो दोस्तों, बिहार के अंदर जब भी कोई इंडस्ट्रीज आना चाहती है तो इंडस्ट्रीज को अपना सेटअप करने के लिए क्या चाहिए होता है? जमीन। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है कि बिहार के अंदर एक सीन ऐसा है कि बिहार में एक किसान के पास ज्यादा जमीन नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो इस सिचुएशन में अगर किसी कंपनी को अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो ऐसे में बहुत सारे किसान हैं जो जमीन का एक बड़ा टुकड़ा लेने के लिए उनको बहुत सारे किसानों से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उनको मनाना पड़ेगा, तब जाकर कई इंडस्ट्रीज वालों को एक जमीन का टुकड़ा मिल पाएगा और उसके बाद वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकेंगे। तो सबसे पहली रुकावट दोस्तों ये है। वही दोस्तों, दूसरी रुकावट की बात करें इंडस्ट्रीज के लिए, जब वो बिहार में आना चाहते हैं तो बिहार के अंदर जो बिहार की गवर्नमेंट का बैकग्राउंड देखकर वो थोड़ा बैकफुट में चले जाते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे की बात ये है, एक्चुअली में जो वहाँ की करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रॉमिस किया और इंडस्ट्रीज को न्योता भी दिया कि आप बिहार में आइए, यहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप करिए, हम लोग हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, फंड प्रोवाइड करवाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्हें सब्सिडी मिली ही नहीं। और इसमें बहुत सारी कंपनियों ने यह भी कंप्लेन किया कि हमें जो प्रॉमिसेस किया गया था वो हमें मिला ही नहीं। मतलब कि जो बिहार की गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े वादे किए थे इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया और इसी कारण से इंडस्ट्रीज बिहार में रुक नहीं पाई और वो वापस यहाँ से निकल गई क्योंकि उनको यहाँ पर लॉस हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपके विचार से बिहार में कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिससे वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं आना चाहती, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद दोस्तों।